बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज एक बार फिर से मिलिट्री कस्टडी में जिन लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए सिविलियंस के, उनमें से 60 को सजाएं सुना दी गई। ये सजाएं 72 घंटे या पिछले 4-5 दिन देखिए तो ऐसी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद ये सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें EU का ख़त लिखना, बरतानिया का ख़त लिखना, अमेरिका का ख़त लिखना या अपनी तशवीश का इजहार करना कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। और उसके बाद जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था तो एट वंस ये सजाएं या आज ये फैसला सामने आ जाना। दूसरा एंगल इसका ये देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं। क्या अब इससे मुज़ाकरात को धचका लगेगा? नहीं लगेगा। इंटरनेशनल प्रेशर को क्या हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है गवर्नमेंट ने आज के इस फैसले के बाद? इन्हीं तमाम टॉपिक से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अबूजर सलमान न्याई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन और तजियाकार समीना पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और सना मिर्ज़ा साहिबा एंकर पर्सन और तजियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अबूजर साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सज़ाओं का, और आज फिर 60 के करीब लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अच्छा, मुझे साकिब पहले तो लग रहा था कि मैं ट्वीट्स पढ़ा था सुबह से कुछ 3:15 बजे बड़ी कोई अच्छी खबर आनी है पाकिस्तान के लिए अदालती तरफ से, तो मैंने कहा शायद कोई 26वीं आईनी तरमीम के लिए फुल बेंच बन गया या रिवर्स हो गई 26वीं आईनी तरमीम, कोई आइन की बात हुई है, ये शायद आइन बहाल हो गया, बुनियादी हुकूक बहाल हो गए, कोई अच्छी खबर आ रही है। तो फिर मैंने देखा 3:15 बजे तो मुझे पता लगा कि मिलिट्री कोर्ट्स में 60 और लोगों को सजा हो गई है, जिसमें हसान न्याजी साहब को 10 साल की सजा हुई। तो मुझे तो अफसोस हुआ इसको देख के, क्योंकि हमारा तो शुरू से पहले दिन से ये कि मौकफ है जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो आइन की आर्टिकल 175(3) की नफी में है और आर्टिकल 10(a) की नफी में है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आर्म फोर्सेस का जो अफसर है, वो एज ए जज का रोल अदा करता है, जो आइन के खिलाफ है, आर्टिकल 10(a) के खिलाफ है। इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है, ज्यादा इस चीज में मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन इंटरनेशनल जो आप इसको हवा में नहीं बात कर, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपने बहुत सारी ट्रीटी साइन की हुई है इंटरनेशनल, जैसे आपने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स साइन किया हुआ है। उसका आर्टिकल 14 कहता है आपने हर शख्स को राइट टू फेयर ट्रायल देना है, पब्लिक ट्रायल देना है। आप इंटरनेशनल ट्रायल की भी नफी कर रहे हैं, और इसी वजह से आपका GSP प्लस स्टेटस जो है, जिसकी वजह से आपकी यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आपकी 9.2 बिलियन से आप 13.4 बिलियन के अमाउंट पे एक्सपोर्ट्स ले गए, 108% ग्रोथ हुई आपकी इकोनॉमी को फायदा हुआ। लेकिन आप सिर्फ इस चक्कर में कि हमने सजा देनी है 9 मई के लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू, आप अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, जहां आपके कंसर्न्स आ रहे हैं, US से आ गया, UK से आ गया, ना इंटरनेशनल लॉ की फिक्र है, ना आईने पाकिस्तान की फिक्र है, ना बुनियादी हुकूक की फिक्र है। हमने मन मर्जी से फैसला करना है, और ये फैसला उसी का शख्साना है। एक तरफ हुकूमत कहती है मुज़ाकरात करने हैं, यहाँ पे हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं जिससे हमें लगता है इस हुकूमत की इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और जाहिर बात है इस पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। जो एक ये स्टेप था टुवर्ड्स नेगोशिएशन के, हम एक एमिकेबल सोल्यूशन लेके आए, लेकिन फिलहाल इन डेवलपमेंट से तो हमें नहीं लग रहा कि हुकूमत की जो है इसमें सीरियसनेस हमें नजर नहीं आ रही। समीना साहिबा, वर यू एक्सपेक्टिंग? मुझे तो था कि इंटरनेशनल प्रेशर जिस हद तक बढ़ गया है उसके बाद शायद डिले होगा थोड़ा सा, जो नेक्स्ट फेज था सजाओं का, बट आई थिंक ये रद्द-ए-अमल नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि यार आप कुछ भी कहते रहे, जो स्टेट का, जो हुकूमत का स्टांस है, दे आर गोइंग टू स्टिक टू दैट। मेरे नज़दीक इससे 2 तरह के मकासद हासिल करने की कोशिश की गई है। पहली चीज़ तो ये है कि ये मकसद दिखाना कि बिल्कुल जी हमने कोई इंटरनेशनल प्रेशर को घास नहीं डाली और हमने कोई उसका बर्डन नहीं लिया, और हम वही करेंगे जो हम कर रहे थे। तो एक आपने इस तरह की मैसेजिंग करने की कोशिश की है जो आपकी लोकल इस वक्त लोग हैं उनके लिए। दूसरा जो इसमें एक और छुपा हुआ पहलू मुझे नजर आता है वो ये है कि ये एक तरह से मामला खत्म करने की तरफ भी बढ़ा गया है। ये इसलिए भी सजाएं सुनाई गई हैं कि ये ट्रायल खत्म हुए और अब इन लोगों को जो आम जेलें हैं वहां पे मुंतकिल किया जाए, और अब आगे इनका जो भी फेट है वो जो आम एक आपकी सिविलियन अदालतें हैं उनके थ्रू जो है वो डिसाइड किया जाए। अब आगे अपीलें होंगी, ये भी एक ऑप्शन है कि बिल्कुल अपीलों के थ्रू इनकी जमानतें हो जाएं या सजाएं कलअदम हो जाएं, और फिर ये भी एक ऑप्शन है कि आईनी बेंच के थ्रू ही जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाए। लेकिन ये दोनों सूरतें करने का मकसद यही है बेसिकली
कि ये जो इन्होंने मिलिट्री ट्रायल्स किए हैं और इसके ऊपर जो जाहिर है कि एक बैरूनी प्रेशर आया है, उसको रद्द करना या उसको खत्म करने के लिए ही, उस दबाव के तहत ही मेरे ख्याल से ये आज यकमुश्त 60 के 60 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं, ताकि ये मामला किसी एक तरफ लग जाए। और आगे मुझे ये नजर आ रहा है कि ये सजाएं ठहरेंगी नहीं, ये आला अदालतों में भी कलअदम हो जाएंगी या जमानतें मिल जाएंगी ऑनवर्ड्स, और फिर केसेस चलते रहेंगे, या फिर ये मिलिट्री ट्रायल्स के जो केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आ जाएगा इसके खिलाफ। सना मिर्जा साहिबा, क्या आप मेरे साथ हैं? अबूजर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसमें फर्दर रेमेडी क्या है? जिन लोगों को आज सजाएं हुई हैं उनके लिए क्या प्रोटोकॉल है? एक तो ये अंडर डिस्कशन है जी, हाई कोर्ट जाया जा सकता है, अगर हाई कोर्ट से भी बात नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। एक नुक्ता है जो कुछ सर्कल्स में आज डिस्कस हो रहा था कि जनाब कोई रहम की अपील भी की जा सकती है और उसके ऊपर तमाम तर सजाएं भी माफ की जा सकती हैं, या कुछ स्पेसिफिक सजाएं भी माफ की जा सकती हैं। अगर किसी अपील पे सजाएं माफ की जाती हैं तो वो शख्स कॉन्विक्ट ही रहेगा या वो सजा फिर वो बिल्कुल बरी हो जाएगा उस सजा से भी? ये बड़ा एक टेक्निकल है इसके अंदर। देखिए, अगर आपको अपील आपकी जाती है बिफोर द आर्मी चीफ, तो अगर वहां पे तो आपकी अपील अलाउ होती है तो कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आप पार्डन की तरफ जाते हैं, जो पार्डन फाइल करते हैं, पार्डन में आपकी सेंटेंस खत्म होती है लेकिन आपकी कन्विक्शन रहती है। ये तो है जो हायरार्की में प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। लेकिन यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स में जब भी लोगों को सजाएं हुई, उसकी जो इफेक्टिव रेमेडी थी वो ये थी कि हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस फाइल की गई, जिसमें ये एलेज किया गया, ये कंटेंशन रेज की गई कि जो जुरिस्डिक्शन एज्यूम की थी मिलिट्री कोर्ट्स ने और जो मेरे पे ऑफेंस लगा था वो नहीं बनता था, इस वजह से ये मेरी गलत सजा आई और लोगों की अलाउ हुई। तो हाई कोर्ट वाली जो रेमेडी है वो एफिकेशियस भी है, इफेक्टिव भी है। लेकिन साथ ये साकिब साहब, इसमें एक चीज देखने वाली है, देखें, अगर ये इतनी वेल रीजन्ड जजमेंट होती, इतनी अच्छी कानून और आइन के मुताबिक होती, तो आपको टीवी पे इसकी पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ना पड़ती कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। जजमेंट वही लोग एक्सेप्ट करते हैं, वही मानी जाती है, जिसकी मिसाल उसी की दी जाती है जिसमें कानूनी तौर पे रीजनिंग अच्छी दी हो, आपने स्पीकिंग ऑर्डर पास किया हो। यहां पर तो अभी तक जजमेंट रिकॉर्ड पे नहीं आई, तो 2024 में ईद पे आपने लोगों ने रिलीज किए थे सजा देके, उनकी जजमेंट भी रिकॉर्ड पे नहीं है। अब ये तो पढ़ना पड़ेगा कि आपने कितनी वेल रीजन जजमेंट दी है। अगर वो अच्छी होगी, लिखी हुई, कानून आइन के मुताबिक होगी, तो आपकी लोग मानेंगे। आपको इश्तिहार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी टीवी पे, या आपको कुछ व्हाट्सएप जर्नलिस्ट के थ्रू उसको ट्वीट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी जजमेंट है। साथ देखें, वाहिद ट्रिब्यूनल है जहां पे 105 लोग एक्यूज थे, 105 के 5 को सजा हुई। ये कभी भी नहीं हुआ कि 100% कन्विक्शन रेट हो। मैंने पढ़ा इजराइल के जो वॉर ट्रिब्यूनल से वेस्ट बैंक में, वहां पे एक 100% कन्विक्शन रेट था और एक हमारे यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट से 100% कन्विक्शन रेट रहा है 9 मई के केसेस में। ये बहुत बड़ा सवाल है इस प्रोसेस की फेयरनेस पे, इम्पार्शियलिटी पे और इसके इंडिपेंडेंस पे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव खुद जज है। इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं एग्जीक्यूटिव में, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, जज, सब अगर एक ही डिपार्टमेंट की तरफ से बैठ के फैसला करेंगे, उस प्रोसेस की फेयरनेस पे तो बहुत सवाल उठेंगे। इस वजह से दुनिया में भी उठ रहे हैं, पाकिस्तान में भी उठ रहे हैं और हमेशा उठेंगे, क्योंकि ना आपकी जजमेंट में कोई रीजनिंग है, ना आइन की बात, ना कानून की बात है। आपने सजा दे दी 3-4 लाइनों का ऑर्डर लिख के, अब वो कौन मानेगा? ये देखेंगे, अदालतों में जाएगा, ये सब कुछ सेटिसाइड होगा। समीना जो कह रही है, आई टोटली एग्री विद इट। सना मिर्जा साहिबा, वेलकम टू द शो। फरमाइएगा, आज लास्ट फेज थी, वो तमाम मुल्जिमान जो 9 मई में किसी तरह से भी मिलिट्री की कस्टडी में थे, तमाम को सजाएं सुना दी गई। बट रिसेंटली इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हम लोग को लग रहा था कि अमेरिका भी बोल पड़ा, EU भी बोल पड़ा, इंग्लैंड भी बोल पड़ा, और लग रहा था कि शायद ये प्रोलॉन्ग हो जाए प्रोसेस, या थोड़ा सा इसमें कोई दोबारा से मामलात को देखा जाए। आज सजाएं सुना के क्या पैगाम दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की जानिब से? बहुत शुक्रिया आपका। माजरत चाहूंगी, मैं थोड़ा सा लेट आपके शो को ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा, देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले तो ये देख लें कि ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम मुल्जिमान हैं और इसके बाद कोई और मुल्जिमान नहीं होंगे। ये आपको याद होगा 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आईनी बेंचेस के हवाले से, कि जिसमें सिविलियंस के जो फौजी ट्रायल्स चल रहे थे उसमें 85 लोगों के जिनके फैसले ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे, उनके फैसले सुनाने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। पहले तो ये समझ लें कि ये अभी सिर्फ 85 लोग जिनको फैसले सुनाए, जिनके जा चुके थे, उनके फैसले सुनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद
मजीद लोगों के फैसले नहीं सुनाए जाएंगे। अभी तो जो पीटीआई की अपर सेकंड और फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है उनके फैसले आने हैं और फिर हो सकता है ये बात आगे कहां तक जाए। दूसरी बात यह है कि हम ये बात कर रहे हैं कि जी ये शायद सना साहब, आई एम सॉरी कटिंग यू, लेकिन मिलिट्री की कस्टडी में यही 106 के करीब लोग थे ना इनिशियली, तो यही 106। लेकिन अभी कुछ लोग बाकी हैं। 106 लोग थे, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जिनके मिलिट्री ट्रायल्स अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, और जिनके मिलिट्री ट्रायल्स शुरू होंगे तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं किसी स्टेज तक जाएंगे जिनके एविडेंसेस अभी होल्ड किए गए हैं। ये इनिशियल जो ट्रायल्स हैं, जिनके कंप्लीट हुए हैं ट्रायल्स, ये वो सिविलियंस हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम इस पे बात कर रहे हैं कि जी ये जो फैसले आए हैं इसके बाद मेरा ख्याल ये है कि तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो बात कही जा रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, वो ये कि इन तमाम लोगों को जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया है। अच्छा, ये एक नैरेटिव है, लेकिन दूसरा नैरेटिव ये है कि क्या इनको अपील का हक होगा। मेरा अपना ख्याल ये है, आपके पास कानूनी माहिरीन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि इनके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अपील का हक होगा। पहले ये इंटरनली मिलिट्री कोर्ट्स में अपील कर सकेंगे, उसके बाद अगर वहां पर उस अपील पर फैसला नहीं आता उनके हक में तो फिर ये हाई कोर्ट में रुजू कर सकते हैं। वहां से अगर फैसला इनके हक में नहीं आता तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट और फिर प्रेसिडेंट को रुजू कर सकते हैं। तो इनके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए, अगर तो ये गिल्टी नहीं है। तो आई थिंक जो ड्यू प्रोसेस है मिलिट्री कोर्ट्स ने उसको कंप्लीट जरूर किया, लेकिन ये बिल्कुल किसी चीज का अख्ताम नहीं है। कम से कम अगर ये कंप्लीशन पर चला गया, इन लोगों के नाम सामने आ गए, तो उसके बाद ये अपने हक में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर रुजू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कि हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल प्रेशर की आपने बात की है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये क्या माजी में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। मैं कोई मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की वोकल उस हवाले से उनकी वोकलिस्ट नहीं हूं, ना ही मैं उनके फेवर में बात कर रही हूँ, लेकिन बात यह है कि माजी में इससे कई मिसालें मौजूद हैं जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स होते रहे। किस तरह, किस डोमेन में और किस पैरामीटर्स के थ्रू, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो कुछ हुआ वो आई थिंक विद एविडेंसेस, तमाम एविडेंसेस की बुनियाद पर हुआ। और जब हमने आज ये तमाम खबरें चलती हुई देखी तो हमने स्पेसिफिकली देखा कि वो फुटेजेस भी इस्तेमाल की गई जिसमें उन लोगों को पॉइंट आउट किया गया है जिनको सजाएं तफवीज की गई हैं। तो आई थिंक जो उनका एक अपना क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया के तहत उन्होंने सजाएं जरूर दी हैं, लेकिन उन तमाम मुल्जिमान को या मुजरिमान को यह हक हासिल है कि वो अपनी सजाओं के खिलाफ अपील कर सकते हैं। फेयर इनफ। समीना साहिबा, आई थिंक आप तीनों में से आई वाज द ओनली पर्सन जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद था। मैं अपने काम पे था, मेरे शो की रिकॉर्डिंग आउटडोर थी दैट डे। ये एक चले रेलेवेंट सा सवाल बनता है, हसन नियाजी साहब ने क्या किया ऐसा कि 10 साल की सजा सुना दी? हैदर मजीद साहब ने ऐसा क्या किया कि 2 साल की सजा सुना दी? ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जब इसकी डिटेल्ड जजमेंट्स आ जाएंगी तो हमें उसके बाद आइडिया होगा, बट अभी तक की बीइंग एन एनालिस्ट, बीइंग अ एंकर पर्सन, आपकी अभी तक की क्या असेसमेंट है कि व्हाट रॉन्ग, इतना गलत क्या हुआ कि इतनी लंबी चौड़ी सजाएं, बामुशक्कत सजाएं हैं? साकिब, अगर आप वहां पर मौजूद थे तो फिर तो सबसे अच्छी जजमेंट आप दे सकते हैं कि आपने उन्हें क्या करते ऐसा वहां देख लिया कि आपके ख्याल से उन्हें इतनी सजाएं दी। देखिए, अभी सना भी बात कर रही थी कि वहां पे वीडियोस उन्होंने दी हैं और वीडियोस के साथ उन्होंने पॉइंट आउट किया है। कोई शख्स वहां पर अगर मौजूद है, खड़ा है, तो क्या इस बात से ये साबित हो जाता है कि उसने कोई गुनाह भी कमिट किया है, उसने वाकई कोई जुर्म भी सरजद किया है? वहां पे तो आप भी खड़े हो सकते थे, हो सकता है किसी वीडियो में राय साकिब भी आ चुके होते, तो फिर क्या राय साकिब को भी धर लें? तो ये तो कोई एविडेंस नहीं होता कि चूंकि आप वहां पे खड़े हुए हैं तो लिहाजा आप पे 10 साल सजा है, और अगर कोई और भी वहां पे खड़ा है तो चलिए जी उसको 2 साल सजा सुना दी गई। असल में अभी जो अबूजर सलमान नियाजी साहब ने पॉइंट आउट की थी बात, वो यही थी कि जब आप जजमेंट देते हैं तो आप उसमें एग्जैक्टली हर चीज मेंशन करते हैं कि भाई आपने किस कानून के तहत और किन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर किस तरह से ये सजा जो है एक शख्स को दी है और किन किन शवाहिद और एविडेंस की बुनियाद पर ये सजा दूसरे शख्स को दी है। वो जजमेंट कहाँ है? वो जजमेंट कहीं नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता है। मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि जजमेंट करने वाले ने, लिखने वाले ने क्यों किसी को 10 साल और क्यों किसी को 2 साल सजा दी है। देखें, जब भी कोई कोर्ट होता है, कोई सजा देता है ना, उसकी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस होती हैं कि हमने इस शख्स को सजा देनी है, अगर इसने जुर्म किया है तो हम कितनी सजा दें, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट कानून में लिखी होती है। फिर आप जज की डिस्क्रेशन होती है, मैंने 10 साल देनी है, 7 देनी है, 5 देनी है। उसमें देखा जाता है ये शख्स का पहला जुर्म है, जवान है, पढ़ा लिखा है, इसका कोई फ्यूचर है, ये सारी चीजें कंसिडर होती हैं, वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने बिल्कुल सही बात की, हसन नियाजी मुझे तो पूरा याद है, वो तो कोर कमांडर हाउस के अंदर भी नहीं गया, वो तो बाहर रहा थ्रू आउट। उल्टा वो मना भी कर रहा था लोगों को अंदर कोई ना जाए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अंदर मौजूद थे, अंदर गए थे, उनकी सजा 2 साल, 3 साल, 4 साल। हसन नियाजी की सजा 10 साल क्यों है?
इसकी क्या रीजनिंग है? आपने कौन सा कानून फॉलो करके उसकी सजा ज्यादा रखी? उसका क्या ऑफेंस डिफरेंट था बाकी लोगों से? आपने उसको सेम ऑफेंस में ट्राई किया, लेकिन उसकी सजा जो है वो 10 साल है। क्या वो इस वजह से उसकी सजा ज्यादा है कि वो इमरान खान का भांजा है? ये बहुत सारी चीजें हैं, ये सवाल उठेंगे, क्योंकि इन कैमरा प्रोसेस सारा चला है, ओपन ट्रायल नहीं था, ना चार्जशीट पड़ी किसी ने, ना किसी ने फैसला देखा। ये सारे सवाल पूरी दुनिया उठाएगी, आपके मुल्क के लोग भी जो आइन और कानून की बात करते हैं वो भी उठाएंगे ये सवाल। क्या साहब ये फरमाइएगा कि इन केस अब ये आप मिलिट्री कोर्ट में ही अपील के बाद जब हाई कोर्ट मामला जाएंगे तो तब तो डिटेल जजमेंट लेके आप लोग हाई कोर्ट जा सकेंगे ना? तब तक तो डिटेल फैसले हर चीज आप लोग हैंडओवर कर दी जाएगी तब तक। देखें, बिल्कुल, और डिटेल जजमेंट मतलब कि एक स्पीकिंग ऑर्डर, वेल रीजन्ड ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होगा, तभी वो ठहर सकता है, अदरवाइज वो सेट असाइड ही होना है। जिसकी मुझे नजर आ रहा है यही होना है, क्योंकि मुझे जिस तरह सजाएं दी गई हैं, मुझे उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, मुझे उसमें शफाफियत नजर नहीं आ रही। दूसरी बात, एक बात कर दूंगा, क्या आपने, समीना ने बहुत अच्छी बात की, आपने 21वीं आईनी तरमीम की हकीमुल्लाह महसूद या एहसान या उसके साथियों को ट्राई करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए, लेकिन आपको आईनी तरमीम किए बगैर आपने हसन नियाजी को ट्राई कर दिया मिलिट्री कोर्ट्स में, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को। क्या ये लोग इतने बुरे थे कि ये हकीमुल्लाह महसूद से बुरे थे कि इनके लिए तो आइन में तरमीम नहीं की, ट्राई कर दिया आपने, लेकिन आपको टीटीपी के लोगों के लिए तरमीम करनी पड़ी, उनको इतनी आपने प्रोटेक्शन दी, आईनी प्रोटेक्शन दी। सो ये बहुत सारे सवाल हैं जो रियासत के ऊपर उठते हैं और हमेशा उठते रहेंगे। फेयरनेस नहीं है सिस्टम में, इस वजह से हम कहते हैं इनको आम अदालतों में इनको लेके जाते, वहां इनका ट्रायल होता। और सीसीटीवी फुटेज कौन सी आई है? कोई भी नहीं है, वो कैमरों से बनी हुई तस्वीरें हैं, वीडियोज है सारी। जो एक्चुअल सीसीटीवी फुटेज थी उस जगह की, उस टाइम से लेके एंड टाइम तक, पूरी वीडियो कहीं एविडेंस में नहीं आई। जस्ट टू ऐड टू दैट, मैं अपने नाज़रीन के लिए थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं। एपीएस अटैक और जीएचक्यू हमला केस के बाद आईनी तरमीम की गई थी, जो उस जमाने के दहशतगर्द थे उनको ट्राई करने के लिए, और वो सनसेट क्लॉज थी। वो तरमीम आज तक चली नहीं आ रही, वो कॉन्टिन्यूस तरमीम नहीं थी कि हमेशा के लिए थी, वो सनसेट क्लॉज थी। जी समीना, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थी, और वो अभी वैसे अबूजर सलमान नियाजी साहब बात कर रहे थे कि आम अदालतों में, तो मैंने कहा यहाँ कौन से इंसाफ के धारे बह रहे हैं, आम अदालतों का हाल भी हमारे सामने ही है। लेकिन समीना, उसमें एटलीस्ट एक चीज का जो बर्डन आ रहा है ना, जो इंटरनेशनल प्रेशर आप पे आ रहा है, आपके मुल्क के ऊपर आ रहा है, वो प्रेशर नहीं आता कि यार सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन अदालतों में हो रहा है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सना साहिबा, व्हाट डू यू सी, व्हाट नेक्स्ट? कि ये पैगाम तो क्लियर कट है कि जनाब जिस तरह चीजें चल रही हैं, पॉलिसी भी वही है, वही माइंडसेट है, वही व्यू पॉइंट है, इसी तरह चलेगी। एट द सेम टाइम मुज़ाकरात भी टेबल के ऊपर है, मुज़ाकरात इन हालात में कामयाब होते देख रही हैं आप तहरीक इंसाफ के? मुज़ाकरात करना इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों के मफाद में है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इस वक्त हुकूमत जो है उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पिछले चंद माह के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट के फ्लोर पे अदा किया, जो कुछ भी वो करते रहे, चाहे एहतजाज की सूरत में या सड़कों पर एहतजाज की सूरत में, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हुकूमत को इसकी वजह से डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको भी मेरा ख्याल है कि देर से सही, लेकिन उसने ये रियलाइज किया कि अगर वो सिर्फ सड़कों पर एहतजाज करेंगे तो इसके नताइज नहीं मिलेंगे, इसके लिए उनको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। और जितनी स्ट्रेंथ के साथ वो अपोजिशन की सूरत में पार्लियामेंट में मौजूद है, मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई और अपोजिशन की जमात उस तरीके से नहीं आ सकी, और इससे इस जमात को फायदा उठाने की जरूरत थी जो नहीं उठाया गया। तो आई थिंक आज मेरे लिए तो कम से कम ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि खान साहब ने भी ये चीज कही कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से इस हुकूमत ने बचाया। अच्छा, ये मेरा अगला सवाल था, इसको एड्रेस अबूजर सलमान ने सब करेंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि जरा कॉन्फर्मेशन ले लें स्टेटमेंट की। जी प्लीज। ये देखें, जिस तरह एक स्टेटमेंट आई थी अडयाला से कि खान साहब ने कहा है कि मैंने लोगों को कहा था जीएचक्यू जाके आप प्रोटेस्ट करें, ये भी वैसी ही स्टेटमेंट है जो खान साहब ने कही नहीं, कोई फरमाइशी स्टेटमेंट है, क्योंकि खान साहब ने ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं की। मैंने बात भी कर ली, जो लोग वो वहां पे गए थे उनसे कंफर्म भी कर लिया, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं। आई टोटली डिनाई इट ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई। जी सना साहिबा। चलें, ये तो सलमान साहब बता सकते हैं और वो रिपोर्टर बता सकते हैं जिन्होंने इस खबर को फाइल किया था, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो ये अच्छी बात है, और अगर उन्होंने नहीं भी कहा था तो अगर मैं सिर्फ मुज़ाकरात की बात पर करूं, क्योंकि मैं जब बात शुरू करती हूँ आप उसके फौरन बाद अगला सवाल कर लेते हैं, ना वो पॉइंट कंप्लीट हो पाता है ना उसके बाद वाली बात मैं कर पाती हूँ। जी, I'm sorry for that। दोनों के मफाद में है। ये देखिए, खान साहब अगर 1.5 साल जेल में गुजार चुके हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मजीद 1.5 साल भी गुजारना चाहेंगे, और ये बात पीटीआई भी अंडरस्टैंड कर चुकी है कि वो चाहे तमाम केसेस से भी अगर
केस में भी जमानत हो जाए, तब भी जब वो जेल के दरवाजे पर पहुंचेंगे उनको किसी नए केस में अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपके पास कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि आप डायलॉग पर आएं। अब ये अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल ये है जो निगोशिएटर्स हैं उनको करनी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि जरूरी नहीं आप एक कामयाब सियासतदान हो, अगर आप एक कामयाब निगोशिएटर हैं तो आप किसी भी टॉक को कामयाब कर सकते हैं और अपने हक में कर सकते हैं। मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायलॉग करने के लिए सेम जो लोग हैं उनको शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों तरफ से ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी भी स्टेज के ऊपर मुज़ाकरात को खराब कर सकते हैं, जो मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर ठंडे दिमाग के साथ ये मुज़ाकरात किए जाएं तो आई थिंक हमको हो सकता है, देखें अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला था 2.5 साल का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जेर बहस आया था इन इंतखाबात के बाद, लेकिन फिर उस फॉर्मूले के ऊपर आगे प्रोसीड नहीं किया गया। क्या ही बईदस कयास हो कि अगर हम ये कह लें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा डालती है तो फिर शायद ये हुकूमत 5 साल के बजाय 4 साल कर ले, लेकिन कम से कम उसके लिए आपको पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली ना ही आप इख्तिदार में आ सकेंगे, और आपको भी पता है कि इख्तिदार में किस तरीके से आया जाता है। तो आई थिंक कम से कम अगर ये डायलॉग शुरू हुआ है जिससे बहुत ज्यादा हाई होप्स दोनों तरफ नहीं है तो इसको इंगेजिंग होना चाहिए, इसको डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। सबीना साहिबा, सना साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक चीज तो तय है जो कहा कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इख्तिदार में कैसे आ जाता है, मतलब कि एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तो सारी पॉलिटिक्स ही या उनका नैरेटिव ही सिविलियन सुप्रीमेसी का है। वो चाहते हैं कि कोई भी जो नॉन डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनकी इंटरवेंशन ना हो। मुज़ाकरात इन हालातों वाक़यात में आपको कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं समहाउ? देखिए, इन मुज़ाकरात से तो मुझे खैर कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ और इंगेजमेंट जरूर हैं जिनके बारे में हम सुन रहे हैं कि जो अदरवाइज चल रही हैं, और वो उन लोगों से चल रही हैं जो मैटर करते हैं, जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार है। तो वहां से क्या निकलता है वो असल में मेरा ख्याल है नजर रखने की जरूरत है। बाकी ना ये हुकूमत सीरियस है, ना इनके पास देने के लिए कुछ है, ये सिर्फ इंगेजिंग टैक्टिक्स हैं, इसके अलावा और क्या इनसे निकलना है। 10-10 दिन के बाद ये डेट दे रहे हैं दूसरी मीटिंग के लिए, तो इससे ही आप अंदाजा लगा लें। जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको पहली दफा मिलने नहीं दिया, आज पता नहीं मेरा ख्याल है मुलाकात हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि इस हुकूमत के साथ तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई कुछ बात करके हासिल कर सकती है। जहां पे मैटर करता है वहां से जरूर बात होगी। लेकिन मैं इस बात से जो अभी सना बात कर रही थी कि इक्तदार में आने का, ये बात दुरुस्त है उनकी कि आज तक तो हमने यही देखा कि जी इक्तदार में आने का रास्ता एक ही तरफ से आता है, और अगर आपने इस्लामाबाद पहुंचना है तो पहले पिंडी से आपको गुजर के फिर इस्लामाबाद पहुंचना पड़ता है। नहीं समीना, वो पहले जीटी रोड होता था, मोटरवे बन गई है, बाहर से भी आ सकते हैं। अब मसला ये हुआ है कि पहली दफा एक बंदा आ गया आउट ऑफ सिलेबस, वो कह रहा है कि मैंने अभी उस रास्ते से नहीं आना। पहले हो सकता है उसने भी वही रास्ता अपनाया है, लेकिन अब वो समझता है कि ये रास्ता बहुत अपनाया जा चुका है, इससे कुछ हासिल उसूल नहीं हुआ। अब वो समझता है कि नहीं जी, अब ये दूसरे रास्ते से, अवामी रास्ते से ही आया जा सकता है। हालांकि पहले भी अवाम की सपोर्ट मुख्तलिफ हुकूमतों को रही है। मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि लोग कहते हैं कि जी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने आपको पकड़ लिया, हाथ थाम लिया तो आप आ गए। किसी भी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सियासी जमात की मकबूलियत भी रही और साथ में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कबूलियत भी रही, और दोनों सूरतें मिलाकर इस्टेब्लिशमेंट और अवाम की कबूलियत दोनों के साथ ही इक़्तिदार मिलता रहा। लेकिन इस दफा प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब अब बिल्कुल किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। 1.5 साल उन्होंने जेल में गुजार लिया है, और इतना टाइम गुजारने के बाद लोग ये कहते हैं कि जो इतनी देर गुजार ले फिर उसके बाद उसको जेल कुछ नहीं कहती। और आज का जो उनका स्टेटमेंट जेल से जारी हुआ है ना राय साकिब, वो यही है कि मैं अब जेल में जो है ना एडजस्ट कर चुका हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। उन्हें हाउस अरेस्ट की आज भी जो ऑफर की गई है, उन्होंने कहा है कि मुझे वो कबूल नहीं है। अगर वो इतने ही तंग पड़े हुए होते तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो चॉइस थी वो 8 फरवरी की रात जब पीपल्स पार्टी ने जाके हाथ मिलाने की कोशिश की कि आए हमारे साथ मिलके बना ले हुकूमत, तो वो कर सकते थे, जेल से बाहर भी आ सकते थे। लेकिन उन्होंने इस कॉम्प्रोमाइज को नहीं एक्सेप्ट किया। उसके बाद भी बीच में 1-2 दफा ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल रद्द किया। और आज भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट होना कबूल नहीं, मुझे केपी की किसी जेल में जाना कबूल नहीं। तो इसका मतलब है वो बिल्कुल क्लियर हेडेड हैं कि उन्होंने बाइज्जत बरी होकर फिर ही बाहर निकलना है, डियाला से विक्ट्री का निशान बनाते हुए।
कोई ऐसा तासुर 1.5 साल की जेल की कुर्बानी, इसका मतलब वो जाया कर दें कि कोई ये इस तरह की हरकत कर लें कि चलो जी अब आखिर में आके असर के टाइम रोजा तोड़ लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने ये इतनी लंबी कुर्बानी इसलिए दी है। और उनकी जो सियासत अभी तक हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, उसकी नतीजे में मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि वो इस तरीके से कुछ बाहर निकलने के लिए कोई चोर रास्तों का इंतखाब करेंगे, या वो कोई इवन उसके लिए बेसब्रे हुए पड़े हैं या कोई ऐसी चीज है। मेरे ख्याल से वो कमिटेड हैं, और अगर उन्हें बाहर आना है तो हुकूमत को उनकी बात माननी होगी, फिर ही किसी सेटलमेंट की तरफ जाया जा सकता है। नहीं, वैसे तो न्यायी साहब आज 26वीं आईनी तरमीम पर इख्तलाफ है, लेकिन मुतालबात से पीछे हट गए, उनको निकाल दिया गया। शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट है। सेकेंडली आज साहब जरा हामिद रजा साहब ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए तमाम तर लोगों को माफ़ करने पर रेडी हैं। अब मेरे जैसे जो मतलब बड़ा टू द पॉइंट सोचते हैं लोग, ठीक है खान साहब अपनी पार्टी अपने साथ हुई ज्यादती, पॉलिटिकल ज्यादती को तो भूल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी तो इस मुल्क के बहुत कुछ हुआ है, उसको इमरान खान साहब आप या मैं तो माफ़ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो हुआ है वो तो पाकिस्तानी अवाम और कानूनी मामला है। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ना, ये लगता है कि पीटीआई भी थोड़ा सा बैकफुट पे है समहाउ। देखें, जो खान साहब की स्टेटमेंट आई है अभी कोई 1 घंटा पहले ट्वीट हुई है, हम तो उसको फॉलो करते हैं ज्यादातर। जो उनका नैरेटिव होता है उसके अंदर ही होता है। जो जहां तक शिबली साहब ने बात की होगी वो आई एम श्योर वो ये बात है जो इमीडिएट डिमांड्स रखी थी, वो जो 2 रखी थी उसमें वो नहीं था, लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड में तो हमने आइन को जाहिरी बात है बहाल करना है। इस तरह तो अदालतें नहीं चल सकती जिस तरह अदालतें चल रही हैं। ये तो एग्जीक्यूटिव ने कब्जा कर लिया अदालतों पे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये समीना ने मेरे ख्याल से मेरे जो मुंह के अल्फाज उन्होंने खुद ही बयान कर दी है, जो उन्होंने एक लाइन यूज की है कि इमरान खान वाकई में आउट ऑफ सिलेबस था, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं था, क्योंकि ना तो वो बीमार होके लंदन गया है, ना सऊदी अरब गया है, और ना बल्कि वो पिंडी तक नहीं गया किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने। वो 1.5 साल से जेल में 500 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन वो माफी नहीं मांगेगा। वो अपनी टर्म्स पे रहेगा और अपनी टर्म्स पे बात करेगा। और जहां तक देखें, अगर आपको नजर आ जाए कि इमरान खान ने किसी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कुछ लिख के मुल्क से बाहर चला गया, या कोई अग्रीमेंट साइन करके सऊदी अरब चला गया, या कोई जनरल मुशर्रफ से जिस तरह बेनजीर भुट्टो ने नेगोशिएट किया था पावर में वापस आने के लिए, उन्होंने नेगोशिएट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी इस वक्त खान साहब एंजॉय कर रहे हैं, जितनी तरह उनके साथ लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट की दूर दूर तक किसी कंधे की जरूरत नहीं है इमरान खान साहब को। उनको सिर्फ अगर आइन आप सीधा कर दे और आप मुल्क कानून के मुताबिक चलाएं, तो इमरान खान को वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से कोई शख्स, कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन मसला सारा ये है, आपने इस मुल्क के आइन पे, कानून पे कब्जा कर लिया है। तो जिस तरह कानून आइन को आप चाहते हैं रबड़ की तरह मोड़ के उसी हिसाब से चला रहे हैं, अदालतों पे आपने कब्जा कर लिया है, तो ये तो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होगी। मेरे साथ प्लीज, मेरे साथ ही रहिएगा। सना साहिबा, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी थोड़ी सी लचक दिखाती नजर आ रही है आपको, या अभी भी वो स्टिफ पहले वाला ही स्टांस है जिस तरह इमरान खान साहब का था? देखिए, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नुमाइंदगी कर सकते हैं, लेकिन जो परसेप्शन मिल रहा है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप है वो हर सूरत में मुज़ाकरात चाहती है। और अगर आपको याद हो तो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर पीटीआई की अपनी लीडरशिप में कुछ डिसीजंस के हवाले से इख्तलाफ मौजूद था, लेकिन ऑब्वियसली खान साहब की जो से है वो फाइनल डिसीजन होता है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये सिविल नाफरमानी की बात हो, एहतजाज की बात हो, तो आई थिंक मेरा ख्याल अपना यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी ये ख्वाहिश है कि मेन स्ट्रीम में वापस आ जाए, लेकिन क्योंकि खान साहब का एक अपना तर्ज सियासत है और वो उसी को ही फॉलो करना चाहते हैं। अगर वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं कि मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो उनका एक अपना स्टांस है। लेकिन अगर तो उनको इन चीज़ों से गुजरना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं फिर वही बात कहूंगी कि आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। देखिए, क्या राना सनाउल्लाह साहब, क्या पीटीआई, क्या मुस्लिम लीग नून, क्या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मेरा ख्याल है इनकी तमाम सीनियर लीडरशिप के अगर आप स्टेटमेंट्स उठा लें तो तमाम तर तनकीदों के बावजूद तमाम लोगों की ये राय है कि हमें एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अगर आप सबको ये कहेंगे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, तो अल्टीमेटली रूलिंग पार्टी तो अभी वही है। अगर आपको उनको टफ टाइम देना है तो उसके लिए आपको उनके सामने आकर मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आप मैदान से बाहर खड़े होकर कहेंगे कि मैं इनका मुकाबला नहीं करूंगा, ये चोर और डाकू हैं, तो फिर आप कभी भी उनको बाहर नहीं निकाल सकते सिस्टम से। तो मेरा ख्याल ये है कि जो एक सेम डिसीजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि खान साहब को मुज़ाकराती टीम को मैंडेट देना चाहिए। अभी मसला ये है कि जो टीम मुज़ाकरात कर रही है उसके पास मैंडेट नहीं है। चलिए, इसमें अब हुकूमत ने बहुत कोई बड़े दिल का मुजाहिरा कर दिया कि उन्होंने कह दिया जी खान साहब से आप जाकर मिल लिया करें, लेकिन अब इस बात की क्या गारंटी है कि कभी भी किसी स्टेज के ऊपर आप उस चीज को कट डाउन कर दें और कह दें कि नहीं आपने खुद डिसाइड करना है।
तो मेरा ख्याल यह है कि खान साहब से बाकी लीडरशिप को भी मिलवाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, अचकजई साहब, खान साहब ने इससे कुछ वक्त पहले मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था अपोजिशन के लीडरान से, तो इनको कर ले देना चाहिए। मतलब हुकूमत भी थोड़ा सा दिल बड़ा कर ले कि उनको उन लीडरान से मिलने दे। हो सकता है जिन लोगों ने इतनी दहाइयां सियासत में गुजारी है वो खान साहब को कुछ चीजों के ऊपर कन्विंस कर सके या उनके साथ ये बात कर सके कि अगर आपने सिस्टम को चलाना है, आप अपने केसेस फेस करें और उसके बाद आप अपनी जमात को सियासत करने दें। और दूसरी तरफ हुकूमत को भी थोड़ा सा खुले दिल के साथ ऑपोजिशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहां पर पीएसी की बात होती है, पीटीआई अपनी वो डिमांड लेके रखती है, आप उनको पीएसी की जो ऐड करनी जो पोजीशन है वो नहीं दे रहे हैं। आप उनके जहां पर ड्यूल राइट्स हैं, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से डिसीजंस हैं, आप उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं और इन गलतियों की वजह से इवेंचुअली जो नुकसान हो रहा है वो वोटर का हो रहा है, पाकिस्तान का जिसने आपको ट्रस्ट करके वोट दिया, चाहे ऑपोजिशन की जमात को चाहे हुकूमत को। और ऑब्वियसली अल्टीमेट जो नुकसान है वो पाकिस्तान का हो रहा है। फेयर इनफ। सबीना साहिबा, जाते जाते लास्ट सेगमेंट हमारा, रिचर्ड ग्रेनल, हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था, तब वो मामला स्टार्ट हुआ था रिचर्ड ग्रेनल उनकी ट्वीट्स को, लेकिन वो तो वाकई बहुत सीरियस मैटर बनता जा रहा है। एवरी पैसिंग डे उनकी ट्वीट्स, और अब जिस तरह वो वन बाय वन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है रिचर्ड ग्रेनल? मैं इस पे बात करती हूँ। मैं सिर्फ एक बात, मेरी कंफ्यूजन है जो अभी सना भी बार बार बात कर रही थी कि पीटीआई को जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें करना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आया कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करने की जो बात कहती है तो उनका मकसद क्या है, क्योंकि अगर पार्लियामान में रहने की बात है तो वो पहले तो ये कहा जा सकता था जब वो इस्तीफे दे के बाहर थे, लेकिन अब तो भाई वो वोट लेके इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो आते हैं, इजलासों में शिरकत करते हैं, वो मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद थे। और ये जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं ये बेसिकली पीटीआई की ख्वाहिश पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने पहल की है, उन्होंने इन्हें कन्विंस किया है कि जी हम मुज़ाकराती कमेटी बना रहे हैं तो आप मुज़ाकरात करें। तो हर तरह से एक सूबे में उनकी हुकूमत है तो वो सिस्टम के अंदर ही है भाई, वो कहाँ सिस्टम के बाहर है। इन्हीं अदालतों में जा रहे हैं वो, चाहे उन पे एतबार हो या ना हो, लेकिन इन्हीं अदालतों में पेश होते हैं, इसी इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश होते हैं, चाहे उस इलेक्शन कमीशन ने पूरा उनसे इलेक्शन छीन लिया है फिर भी पेश हो रहे हैं। तो कौन सी जगह है जहाँ पे वो नहीं जाके सिस्टम का हिस्सा बन रहे? तो वो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है। प्रॉब्लम ये है कि हम आईन से बाहर हैं और इस वजह से हमारे लिए मुश्किलात है। टाइम खत्म हो रहा है, मुझे आगे भी बढ़ना है, टाइम खत्म हो रहा है। ग्रेनल की जो आपने बात की है वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो तो अब काम काफी सीरियस हो गया और वो हमें नजर भी आ रहा है। और मैं सिर्फ एक इसमें चीज एडअप करूंगी राय के बहैसियत पाकिस्तानी, मुझे ये कोई बात अच्छी नहीं लग रही कि कोई बाहर से डंडा उठाए और आके कहे कि चलो ये मिलिट्री ट्रायल्स गलत हैं, क्यों कर रहे हो, ये देखो ये आप लोगों ने किस तरह की ये गलत केसेस क्यों बनाए हुए, झूठे केसेस क्यों बनाए, ये आपका इलेक्शन भी ठीक नहीं हुआ। बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे जो हमारी हुकूमत है, हमारे करता धरता, उनको बाहर से किसी को करना पड़े। लेकिन इसमें रिचर्ड को बुरा कहने से पहले हमें अपनी गिरेबान में झांकना है कि नौबत क्यों आई हुई है। हमने बिल्कुल ही अपने मुल्क को मजाक बना लिया कि अब दूसरों को हमें ये आके डंडा उठा के समझाना पड़ रहा है कि भाई ये देख लो तुम लोग क्या हरकतें करते फिर रहे हो। तो यहाँ पर ये उल्टा काम शुरू हो गया है कि जी उसको बुरा भला कह दो जी, अब ये वो बात ये कि पहले अपना सिस्टम तो आप ठीक करें। थैंक यू। नए साहब, लास्ट कमेंट मेरा लास्ट मिनट है। रिचर्ड ग्रेनल, आर यू गाइस लुकिंग फॉरवर्ड कि वो हेल्प करे, आपकी अमेरिका हेल्प करे खान साहब की रिहाई? नहीं, ये सारी फजूल बात है। हमने अमेरिका को ये नहीं कह रहे कि जी वहां से आके यहाँ पे रिजीम चेंज करें, यहाँ पे लोगों को इंस्टॉल करें, पपेट्स को बिठाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर और बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, पाकिस्तान की कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जिसके अंदर कानून, आइन और फेयर ट्रायल जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जाहिर बात है अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ को एक पावर जो है उसको इंकरेज करती है तो ये इस मुल्क के लोगों के फायदे की बात है, कि नुकसान की बात नहीं है। अबूजर सलमान न्याई साहब, समीना पाई साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सोलर धड़ाधड़ लग रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, बट इवन देन मैं एक वो आम सतह की बात करूंगा जो मैं आप हम तमाम लोग समझ सके। सोलर डे बाई डे लगते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बिजली की कीमतें वहाँ की वहाँ हैं। एंड ऑफ द डे कैपेसिटी चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस हमने ही क्यों पे करना होता है? कि अगर मेरी डिपेंडेंसी ग्रिड के ऊपर कम होती जा रही तो बिजली भी तो सस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये एक बुनियादी सा सवाल है। असद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद है। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा सादा सा सवाल आपके सामने रखूंगा। सोलर लगते जा रहे हैं, तकरीबन हर घर में किसी ना किसी तरह से सोलर पहुंचा हुआ है, उसके बावजूद पाकिस्तान में बिजली सस्ती नहीं हो रही, बिलिंग कम नहीं हो रही, बिल तो उतने के उतने हमें आ रहे हैं। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करे, जरा आसान से समझाइएगा मुझे।
अच्छा, ये देख लें कि आप समझें कि जो आपके बिजली आपको एक नेटवर्क के जरिए, खंभों के जरिए मिलती है बिजली घरों से, तो आप ये समझ लें थोड़ी देर के लिए हर बंदा की वो एक बस है, ठीक है ठीक जी। है। और आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है मुसाफिर बन के, तो नॉर्मली असूल ये होता है कि जितने ज्यादा आपके पैसेंजर्स होंगे वो किराया उन सारे पैसेंजर्स पे स्प्लिट होता है और एक अमाउंट निकल आती है, कीमत निकल आती है कि हर सवारी ने इतने पैसे देने। लेकिन ठीक है। जब आपके पास जो है सवारियां कम हो और आपका खर्चा ज्यादा हो बस को ऑपरेट करने का, तो वो पैसेंजर जो है उनके ऊपर जब पूरा खर्चा उसको स्प्लिट करेंगे तो वो हर सवारी, चाहे आप इस्लामाबाद से लाहौर ही जा रहे हैं, तो आपको किराया फिर हर बंदे को ज्यादा देना होगा ताकि उस बस की जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको चलाने के लिए डीजल, उसकी मेंटेनेंस, कम से कम वो पैसा इतना पूरा हो जाए जरूर। तो वो सारों पे कम मुसाफिर होंगे तो ज्यादा हर एक को देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा होंगे तो वो इक्वली जो है वो सबको उसमें हिस्सा और कीमत कम हो जाती है, और इस तरीके से उनको लागत जो है उनकी खरीदारी की कीमत कम हो जाती है टिकट्स की। तो ये एक बेसिक मिसाल देना चाह रहा था कि यही आप जो है हमारी ग्रिड बिजली जो 24 घंटे दरकार है हमें, जिन बहुत से अभी भी इलाके ऐसे जहाँ नहीं पहुंच सकी, उसके लिए हुकूमत ने डिफरेंट माइक्रो ग्रिड्स रेगुलेशंस और सोलर के तौर पे खुद भी लोग अपने तौर पे चल पड़े उन राहों पे। बट द पॉइंट इज के एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से हमें 24 घंटे एक बेसिक राइट है SDG 7 के तहत भी एक्सेसिबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो दिस इज समथिंग के एक बुनियादी हकूक के तौर पे बिजली को देखा जाना चाहिए। 24 घंटे मुयस्सर इसी सूरत में रह सकती है। पहले तो महंगी थी, सोलर भी, बैटरियां भी हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो यही हुकूमती इक़दाम ही हैं जिनकी वजह से इनकी टैक्स एग्जम्पशन है और जिसकी वजह से हर बंदा इसको खरीदने के काबिल भी हो पाया। बट स्टिल एट द सेम टाइम हमारे बिल्स तो वहां के वहां, जिस तरह आपने वो बड़ा प्रॉपरली डिटेल में बताया उसको, लेकिन आज की खबर है कि नेट मीटरिंग को भी रीनिगोशिएट किया जा रहा है कि जो ग्रिड में कंट्रीब्यूट कर रहे थे सोलर पैनल्स वाले, जिन घरों में सोलर थे या जिन यूनिट्स पे सोलर पैनल लगा के जो बिजली प्रोड्यूस हो रही थी इजाफी वो ग्रिड में जा रही थी, अब उसको भी रीनिगोशिएट किया जा रहा है। व्हाई सो? अच्छा, इसमें यह है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जब ये सोलर के ऊपर बात शुरू हुई थी हम जैसे मुल्क में, तो मेनली उसकी वजह ये थी कि जी हमने सब्सिडी को ख़त्म करना है, और ज़्यादातर उन इलाकों को फोकस होता था जो बिजली के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कीमतें जो है बिजली की तवानाई की बढ़ती रही, तो हर जो तबका जो कि अफोर्ड कर सकता था उन्होंने 3 फेज कंज्यूमर्स, क्योंकि सिंगल फेज कंज्यूमर्स हमारे वो कंज्यूमर्स हैं जिनको सब्सिडी देते हैं, और जो बिग टिकट आइटम्स होते हैं जो कि 3 फेज कंज्यूमर्स, तो वो उन लोगों ने वो पहले ज्यादा मुस्तफीद हो गए बनिस्बत उनके जो कि सब्सिडाइज्ड कंज्यूमर्स हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि हर कंपनी आपको पता है प्रॉफिट पे चलती है, उसने अपने बिजली की तकसीम कार कंपनी है मिसाल के तौर पे, तो अगर कोई बिजली बन भी रही है तो वक्त के साथ साथ जो उसमें आपकी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीजें आती हैं, प्रोफेशनल्स हो गए, तो इसकी एक सीधा सा फार्मूला है कि आपकी एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स कितनी है उस बिजली की कंपनी की चलने की, और प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, उसकी बेसिस पे वो टैरिफ एडजस्ट करते हैं कि अभी 35-36 रुपए अगर आया है कि अगर जो है ना मतलब इतने यूनिट्स गीगावाट आवर्स बिकेंगे, तो उसके अगेंस्ट उस प्रोजेक्टेड यूनिट सेल्स के अगेंस्ट जो है उनको इतनी कीमत कंज्यूमर की लेनी होगी जिसकी बेसिस पे वो अपने कारोबारी जिंदगी जो डिस्कोज हैं वो चला सकें। तो जैसे जैसे आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स कम होंगी, जिस तरह हर महीने 250 मेगावाट के करीब जो है ना इंस्टॉलेशन हो रही हैं, वो ग्रिड से जाती जा रही है वो खरीदार उनके, तो उतनी उनकी प्रोजेक्टेड सेल्स कम होंगी, और ये बार बार नेपरा के पास जाएंगे टैरिफ एडजस्टमेंट करने के लिए। तो जो सारा ये मामला है वो नेपरा एट द एंड ऑफ द डे रेगुलेटर के तौर पे उनकी जो है टैरिफ डिटर्मिनेशन में फिर अपना रोल प्ले करता है। वो फेंकेगा आप पे और मुझ पे, वो इवेंचुअली वही टैरिफ फेंकेगा आप पे और मुझ पे, जो आम यूजर है उसके ऊपर वो बर्डन बढ़ता जाएगा कि जितनी बिजली निकलती जाएगी ग्रिड से, जितना सोलर पे शिफ्ट होती जाएगी, इवेंचुअली आपका और मेरा टैरिफ चेंज होता जाएगा। इज इट दैट सिंपल? देखें, बात ये कि इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग की बात है, डिफरेंट महकमों के अपने रोल से प्ले करने के इसमें, मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, मीडियम टर्म पॉलिसी। अब चूंकि जो है वो हर बंदे की इन्वेस्टमेंट है, वो एक वो कहावत है, आई डोंट नो मतलब वो मुनासिब रहेगा वो
ताड़ा कुत्ता कुत्ता साड़ा कुत्ता टॉमी वाला। तो उसमें ये है कि जो आईपीपीज हैं वो भी तो बिजली बना के बेच रहे हैं ग्रिड पे, तो एक आम कंज्यूमर है वो भी बिजली बना के बेच रहा है अगर ग्रिड पे, तो दोनों के टैरिफ रेट्स तो एक जैसे होने चाहिए। तो आइडियली तो ये होना चाहिए। अच्छा, जाते जाते ये फरमाइएगा, सोलर एक ह्यूज बिजनेस बन गया है पाकिस्तान, आई थिंक एक बड़ा इंपोर्टर है अब सोलर का, सोलर पैनल्स का, इक्विपमेंट का। डोंट यू थिंक सो कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान को टाइमली खुद से भी स्टार्ट करनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर? जी, ये बेसिकली वो ना वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिसी फेल्यूर्स मैं कह सकता हूँ, ऑल्दो आपने जो है जुडिशियस इसमें फैसला नहीं लिया मुनसिफाना, कि हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि जी जो है वो हमारी डिमांड इतनी नहीं है जी सोलर की, तो हम बनाने में चाइना से compete नहीं कर सकेंगे। तो जबकि आप देखेंगे लास्ट 2 सालों में जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आई हैं कि 13 गीगावाट जो पैनल्स इंपोर्ट हुए हैं, तो एक तो वो सारिफ है ना जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं, और एक वो सारिफ है जो कि जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है लेकिन बिहाइंड द मीटर वो अपनी एक्टिविटीज को लेके चल रहे। अभी जिस तरह कुछ रिपोर्ट्स अर्जेक्टल के प्लेटफॉर्म थी, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में भी आई कि नेट मीटरिंग के अगर 2200 मेगावाट हैं तो एक डिफरेंट सिनेरियोज लिए जा सकते हैं, लेकिन एक उसमें हमने बेसिक सिनेरियो लिया था कि उसके मुताबिक तकरीबन जो है ना 5-6 हज़ार मेगावाट जो हैं वो हैं जो ग्रिड के बिहाइंड द मीटर लगे हैं, जो कि बिजली की कंपनियों को भी नहीं पता कि इस तरह किसी ने हाइब्रिड मीटर सोलर इन्वर्टर्स लगा के, और पीछे हाउसिंग सोसाइटीज इसके ऊपर अपने ड्रोन सर्वेस कर रही हैं, देख रही हैं कि कहाँ एक्स्ट्रा पैनल्स लगे हैं। लेकिन क्या पीपीआईबी या कल को आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने पैनल लगाए हैं, हमने लगाए हैं, और आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला मामला चल रहा है, कल को ये कंपनियां खुदा न खास्ता किसी के पैनल्स में इशू आते हैं, तो क्या आफ्टर सेल सर्विसेज और इन चीजों को जहां हम रोजगार बना सकते थे इंजीनियर्स के लिए, तो अरबाब इख्तियार ने, पॉलिसी मेकर्स ने इसको पूरा एक लॉन्ग टर्म प्लान के तौर पे देखा, या सारी अपनी जो है ना ऑल एग्स इन वन बास्केट डाल दिए कि सोलर के ऊपर ही खत्म शुरू हो जाना सारे। रेगुलेट तो गवर्नमेंट ने करा था। असद भाई थैंक यू वेरी मच। इस पे इंशाल्लाह मैं डेज टू कम भी एक आधा डिटेल सेगमेंट आपके साथ फर्दर भी इसके ऊपर रखेंगे। रीजन दिस टॉपिक नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंजीनियर असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सोलर जहां पर रिलीफ है बहुत सारे लोगों के लिए, वहीं पर ये हमारे नेशनल ग्रिड और हमारी जो टैरिफ एडजस्टमेंट है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, और उसके ऊपर यूनिफाइड रेट फर्दर आ रहे हैं। ये भी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा कि सोलर जितना रिलीफ लगता था मुझे, आपको वैसे मामलात नहीं है, क्योंकि हमें बासात मेन ग्रिड से बिजली भी चाहिए होती है, तो वो भी एक साथ कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी सी भी। आई होप एंड प्रेइंग डेज टू कम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया जाए, हमें पता हो कि जनाब इतनी बिजली हम बनाकर इस रेट पे वापस दे रहे हैं और वही रेट पे हम वापस दे रहे हैं, बट दैट इजंट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज गवर्नमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एक अपनी लाइन लंबी चौड़ी एंड एवरीथिंग। बहरहाल इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि बिजली, तालीम, सेहत जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो बड़ी आसानी से आपको और मुझे मैसर है। मुक्ति गल इत्थे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।